हेलो एवरीवन, वेलकम इन वीपी कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके सभी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम जैसे सीएचओ एमपी, सीएचओ राजस्थान, सीएचओ सीआरपीएफ। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। राजस्थान सीएचओ का एग्जाम आ गया है, एग्जाम डेट। एमपी सीएचओ के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में देखते हैं अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि राजस्थान सीएचओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, जननी सुरक्षा कार्यक्रम JSK launched in which year? ऑप्शन है 2011, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2014। जननी सुरक्षा कार्यक्रम कब आया था, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ? तो आप अपना आंसर लिख लीजिए आपके साथ और हमें कमेंट करके बताना आपके कितना स्कोर आया। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2011 में। जननी सुरक्षा कार्यक्रम कब आया था? 2011 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। साथ साथ में आप अपने लिखते रहिए आंसर। अब क्या था जननी सुरक्षा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जननी सुरक्षा का? मेन ऑब्जेक्टिव जननी सुरक्षा कार्यक्रम में फ्री इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड फ्री ड्रग्स, मतलब मदर्स की फ्री इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराना और उनको ड्रग्स डाइट जो भी प्रोवाइड कराने फ्रीली, ठीक है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था जननी सुरक्षा। सबसे पहले ये कार्यक्रम का आया, लॉन्च हुआ हरियाणा में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी फ्री करवाना एंड फ्री ड्रग्स, जो भी रिलेटेड ड्रग्स होती है उनको फ्री देना, डाइट वगैरह, है ना। और सबसे पहले हरियाणा में आया था। कौन सा? जननी सुरक्षा कार्यक्रम कब आया था? 2011 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, KMC। KMC क्या होता है? कंगारू मदर केयर। KMC इज गिवन टू ए बेबी विच वेट इज लेस देन। अब आपको यह ऑप्शन में से देखना है कि इनमें से कौन से बेबी को हम KMC प्रोवाइड करेंगे, कंगारू मदर केयर, ठीक है। ऑप्शन ए 2 kg, ऑप्शन बी 2.5 kg, ऑप्शन सी 3 kg, ऑप्शन डी 3.5 kg। तो बच्चे का वेट किससे कम होगा तो उसको अपन कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करेंगे। आप अपना आंसर लिख लीजिए साथ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.5 kg। जो भी न्यू बॉर्न बेबी 2.5 kg, जिसको अपन बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी, नॉर्मल कितना होता है? 2.5 to 3.9 kg, ठीक है, नॉर्मल वेट है न्यू बॉर्न का। अब किसी बेबी का 2.5 kg से कम है तो उसको अपन क्या करेंगे? कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है कंगारू मदर केयर किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। कंगारू मदर केयर फैमिली का कोई भी मेंबर प्रोवाइड कर सकता है, ऐसे नहीं मदर से, मदर फादर जो भी फैमिली का वो कोई भी कंगारू मदर केयर दे सकता है अपने न्यू बॉर्न बेबी को। तो ये भी आपको याद रखना। टाइम ड्यूरेशन पूछते हैं तो टाइम ड्यूरेशन जनरली 1 आवर के, एक बार में एक क्या नाम है, 1 आवर तक दे सकते हैं मिनिमम, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 आवर का तो होना ही चाहिए कंगारू मदर केयर, ठीक है, एक बार में, ठीक है। ये हो गया लो बर्थ वेट, प्री मैच्योर बेबी। और अब इसमें देखिए क्वेश्चन 2 kg से भी कम था, 2.5 kg से भी कम था, लेकिन 2 kg से कम न्यू बॉर्न होगा उसको अपन इंक्यूबेंट वार्मर पे लगाएंगे, ठीक है। 2.5 kg से कम है तो उसको KMC प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना वाज लॉन्च इन विच ईयर। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी ये योजना? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2011। तो कब हुई थी राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना? इसका आपको पता है, कुछ बेसिक ड्रग्स होती है जो सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो इसका राइट आंसर आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 2011 में। 2011 में थी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ठीक है। इसका जो भी बेसिक ड्रग्स होती है उनको फ्रीली प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन सीलिंग टेस्ट सैंपल इज कलेक्ट फ्रॉम। सीलिंग टेस्ट में सैंपल कहाँ से कलेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी CSF, ऑप्शन सी बाइल, ऑप्शन डी यूरिन। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए और साथ साथ में चेक करते रहिएगा आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरिन। सीलिंग टेस्ट के लिए यूरिन सैंपल कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सीलिंग टेस्ट किस लिए करते हैं? एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। एनीमिया डिटेक्शन के लिए सीलिंग टेस्ट किया जाता है, उसमें सैंपल क्या लिया जाता है? यूरिन सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑल ऑफ दीज आर इफेक्ट ऑफ डिगॉक्सिन एक्सेप्ट। अब जैसे मैं हर क्वेश्चन में कहता हूँ एक्सेप्ट का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब इसमें पूछा गया एक्सेप्ट, इसका मतलब 3 तो या राइट है, एक है जो गलत है। तो अब इसमें अपने को दिखाना गलत कौन सा। 4 में से 3 जो डिगॉक्सिन का इफेक्ट है, एक नहीं है, तो कौन सा नहीं? ऑप्शन है नेगेटिव क्रोमोट्रॉफिक,
ऑप्शन बी नेगेटिव ड्रोमोट्रॉफिक, ऑप्शन सी नेगेटिव आइनोट्रॉफिक, ऑप्शन डी पॉजिटिव आइनोट्रॉफिक। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेगेटिव आइनोट्रॉपिक। ये डिगोक्सिन का इफेक्ट नहीं होता, बाकी ए बी और डी ये तीनों नेगेटिव आइनोट्रॉपिक क्या नाम है डिगोक्सिन का इफेक्ट होता है, ये सी वाला नहीं होता। तो एक्स से पूछा था तो ये राइट आंसर हो जाएगा नेगेटिव क्रोमोट्रॉपिक। अब नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब तो क्या है, डिगोक्सिन क्या कहता है क्रोमोट्रॉपिक जो इफेक्ट होता है उसको कम करता है नेगेटिव, और पॉजिटिव का मतलब जैसे आइनोट्रॉपिक है तो उसका इफेक्ट बढ़ा देता है। अब अपने को देखना क्रोमोट्रॉपिक ड्रोमोट्रॉपिक आइनोट्रॉपिक का मतलब क्या, तो इसको अपन देखते हैं। नेगेटिव क्रोमोट्रॉपिक मीन्स एवी नॉट डिले सो इट कोई ब्रेडिकार्डिया। अब क्या लेगा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब मैंने बताया क्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट को कम करना, डिक्रीज करना क्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट को। नेगेटिव का मतलब यही है। अब क्रोमोट्रॉपिक का मतलब क्या है, मीन्स एवी नॉट डिले सो इट कोई जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको एवी नॉट डिले हो जाता है तो इट कोज ब्रेडिकार्डिया। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, या HR लिखा हुआ है तो आप याद रख सकते हैं कि हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। नेगेटिव मीन्स डिक्रीज और हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, उसको क्या बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब 60 बीट पर मिनट से हार्ट रेट डिक्रीज होता है उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव क्रोमोट्रॉपिक मीन्स एवी नॉट डिले सो इट कोज ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट है नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक। नेगेटिव मतलब ये ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट को कम करेगा। ड्रोमोट्रॉपिक मीन्स स्लो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को डिगोक्सिन क्या कहते हैं स्लो कर देती है, तो उसको क्या बोलते हैं नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट। ये भी डिगोक्सिन का इफेक्ट है। एंड नेक्स्ट है पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक। अब इसमें मतलब आइनोट्रॉपिक इफेक्ट को बढ़ा देता है, पॉजिटिव करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक मीन्स इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है डिगोक्सिन, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है डिगोक्सिन के इफेक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे आप अपने नोट्स में उतार लीजिए। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। मेनली क्वेश्चन में ये पूछा जाता है जनरली पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक, डिगोक्सिन का इफेक्ट क्या है तो पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी एक्सेप्ट। वापिस वही एक्सेप्ट वाला सवाल है, तो आपको पता रहना चाहिए 3 सही है और 1 गलत है। तो आपको गलत वाला पता लगाना इसमें से कौन सा। क्या पूछा गया कि सभी कैरेक्टरिस्टिक है एक्टिव इम्यूनिटी के एक्सेप्ट 4 में से 3 जो एक्टिव इम्यूनिटी, 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है एक्टिव एंड पैसिव, तो इसमें 3 तो एक्टिव इम्यूनिटी के सिम्टम है और 1 नहीं है। तो आपको पता ना कौन सा नहीं है। ऑप्शन है इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट, ऑप्शन बी एंटीजन इंड्यूस्ड, ऑप्शन सी लॉन्ग लास्टिंग, ऑप्शन डी शॉर्ट लास्टिंग। तो इनमें से कौन सा नहीं एक्टिव इम्यूनिटी का इफेक्ट, अपना आंसर लिख लीजिए अपने नोट्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शॉर्ट लास्टिंंग। ये एक्टिव इम्यूनिटी का इफेक्ट नहीं है, ये किसका है पैसिव इम्यूनिटी का साइन एंड सिम्टम। अब ये तीनों किसके है एक्टिव इम्यूनिटी के। क्या होता है इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट, जब भी एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी किससे होती है, कोई एंटीजन इंड्यूस किया तो ये एक एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। जैसे वैक्सीनेशन है तो वैक्सीनेशन एक टाइप की क्या एक्टिव इम्यूनिटी, वैक्सीन में क्या कहते हैं एंटीजन इंड्यूस करता है, ठीक है। तो उसमें क्या बॉडी की इम्यून सिस्टम होता है जो WBC के एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, वो एंटीबॉडी बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट, ठीक है। एंटीजन इंड्यूस करते हैं ये बता दिया। एंड लॉन्ग लास्टिंग होती है, जैसे वैक्सीन करता है BCG, एक वैक्सीन देते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लाइफ लॉन्ग। OPV हो गई, ये सब क्या लॉन्ग लास्टिंग एक्टिव इम्यूनिटी। एंड पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट लास्टिंग होती है, जो एंटीबॉडी इंड्यूस करते हैं वो थोड़ा टाइम तक इफेक्ट दिखाती है, बाद में उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो ये तीनों साइन एंड सिम्टम तक इसके एक्टिव इम्यूनिटी के। अपन देखते हैं नेक्स्ट, एक्टिव इम्यूनिटी इज ऑफ 2 टाइप। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो कितने 2 टाइप की होती है, एक होगी एक्टिव इम्यूनिटी, एक होगी पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब एक्टिव इम्यूनिटी वापस 2 टाइप की होती है, कौन से नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी का एक क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये किसके द्वारा होती है, थ्रू क्लिनिकल इन्फेक्शन एंड डिजीज। जब किसी पर्सन को कोई क्लिनिकल इन्फेक्शन हो गया, कोई डिजीज हो गया और उसके बाद जो एंटीबॉडी बनेगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अब नेचुरल का मतलब ये अपने आप हुई है, ठीक है। सबसे पहले एक वर्ड का मतलब समझते हैं अपन, नेचुरल मतलब ये अपने आप हुई है, इसमें अपना कोई रोल नहीं है। डिजीज हो गई उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई, अपन ने क्लिनिकली उसको कुछ नहीं किया, कोई एंटीबॉडी प्रोवाइड नहीं की है, ये बॉडी के एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो नेचुरल मतलब अपना आप, इसमें हॉस्पिटल का डॉक्टर्स नर्स का कोई रोल नहीं है। नेचुरल एक्टिव मीन्स बॉडी ने एक्टिवली पार्ट किया है, खुद एंटीबॉडी बनी है तो उसका मतलब हो गया एक्टिव, और इम्यूनिटी प्रोवाइड हो गई तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई डिजीज हो गई, उसके बाद जो एंटीबॉडी बन गई तो उसको अपन बोलेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट टर्म है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, आर्टिफिशियली मतलब
एंटीजन को क्या करेंगे अपन प्रो इंड्यूस करेंगे, अपन आर्टिफिशियल एंटीजन देंगे, ठीक है। एंटीजन की पैथोजेनिसिटी डिक्रीज कर देंगे जिससे डिजीज होने का चांस कम हो, लेकिन आर्टिफिशियल इंड्यूस करेंगे तो उसके खिलाफ बॉडी अपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी बॉडी, उस एंटीजन के खिलाफ रिएक्शन होगा, जैसे इम्यूनिटी बनेगी। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन, अपन किसी को चाहे न्यूबॉर्न को वैक्सीनेशन देता है तो वैक्सीनेशन में क्या करता है अपन एंटीजन प्रोवाइड करते हैं न्यूबॉर्न को, ठीक है। एंटीजन देते हैं तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है बॉडी में न्यूबॉर्न की, तो उससे क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। जैसे बीसीजी का न्यूबॉर्न एट बर्थ देते हैं बीसीजी को वैक्सीनेशन, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है तो ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट होता है। ये था आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैसिव इम्यूनिटी एक्सेप्ट। अब इसमें क्या पूछा गया है, ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैसिव इम्यूनिटी एक्सेप्ट पूछा गया, ठीक है। मतलब 3 तो साइन है किसके पैसिव इम्यूनिटी के, एक नहीं है, तो आपको एक्सेप्ट वाला बताना है। एक्सेप्ट हुआ, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, क्वेश्चन को आराम से पढ़े, खूब टाइम मिलेगा, जल्दबाजी नहीं करनी कोई भी क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़े, हर ऑप्शन को धीरे धीरे पढ़े और आंसर सेलेक्ट करें। सब क्वेश्चन इजी आते हैं, अपन क्या जल्दबाजी में कई क्वेश्चन गलत करते आते हुए। तो इसके ऑप्शन ए प्रिवेंटिव मेथड, ऑप्शन बी क्यूरेटिव मेथड, ऑप्शन सी इमीडिएट इफेक्ट, ऑप्शन डी प्रोवाइड टू इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट। अब कौन सा नहीं होता पैसिव इम्यूनिटी का सिम्टम, वो आंसर सेलेक्ट करना आपको। आप अपने लिख लीजिए कॉपी में अपना आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिवेंटिव मेथड। ये प्रिवेंटिव मेथड क्या है, पैसिव इम्यूनिटी का साइन एंड सिम्टम नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है पैसिव इम्यूनिटी के सिम्टम है, साइन एंड सिम्टम, ठीक है। अब प्रिवेंटिव मेथड क्या होता, प्रिवेंटिव मेथड, प्रिवेंटिव का मतलब आपको पता है डिजीज होने से पहले अगर अपन को एक्शन लेगा तो उसको क्या बोलते हैं प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मीन्स बॉडी में कोई डिजीज हुई नहीं और अपन उसको ट्रीट करने के लिए कुछ प्रिवेंशन के लिए कुछ कर रहे तो हो गया प्रिवेंटिव मेथड। अब प्रिवेंटिव मेथड का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, वैक्सीनेशन। न्यूबॉर्न को अपन वैक्सीन देता है तो वैक्सीनेशन क्या है प्रिवेंटिव मेथड है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन के लिए बीसीजी का टीका लगा दिया, पोलियो के लिए ओपीवी का लगा दिया, तो ये सब क्या प्रिवेंटिव मेथड है। और प्रिवेंटिव मेथड अपन ने देखा ही था, ये किसका टाइप था वैक्सीनेशन, ये था एक्टिव इम्यूनिटी का, ठीक है। तो ये अब ये गलत हो गया। अब क्यूरेटिव मेथड क्या हो गया, क्यूरेटिव मतलब किसी डिजीज होगी अब उसको क्योर करना है, ठीक है। कोई डिजीज होगी अब उसके खिलाफ अपन ने क्या दे दी एंटीबॉडी दे दी बॉडी में, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी पेशेंट को, तो ये क्या क्योर हो गया। तो ये क्या पैसिव इम्यूनिटी का टाइप हो गया। नेक्स्ट है इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट वो अपन मैंने बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, शॉर्ट पैसिव इम्यूनिटी कैसी होती है शॉर्ट लास्टिंग, इमीडिएट इफेक्ट दिखाती है और कम टाइम के लिए दिखाती है, शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। तो ये इमीडिएट है, कोई डिजीज हुई, कोई इन्फेक्शन हुआ, उसके खिलाफ एंटीबॉडी दी, उसको ट्रीट किया, ये क्या इमीडिएट इफेक्ट है, ट्रीट किया एक्शन खत्म, तो ये क्या पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है प्रोवाइड टू इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट। अब इसमें क्या देते हैं पैसिव इम्यूनिटी में अपन एंटीबॉडी देते हैं, ठीक है। अब कोई पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट है, उसकी इम्यूनिटी वैसे ही कम है, उसको अपन एंटीजन दे देंगे तो डिजीज होने के चांस ज़्यादा होंगे, इसलिए अपन पैसिव इम्यूनिटी में क्या देते हैं एंटीबॉडी देते हैं क्योर करने के लिए। तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट को दे सकते हैं पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी इनको नहीं दे सकते, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए एक्टिव इम्यूनिटी किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट में एक्टिव इम्यूनिटी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। लैंग्वेज घुमाते हैं क्वेश्चन की, बाकी आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए प्रिवेंटिव मेथड। आप साथ साथ में चेक करते रहिए आपका सही हुआ या गलत हुआ। अपन देखते पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। ऊपर मैंने बताया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप की, एक्टिव और पैसिव। अब पैसिव में क्या पैसिव इम्यूनिटी ऑल्सो ऑफ 2 टाइप, ठीक है। अब कौन सा है, फर्स्ट है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें क्या आएगा इम्यूनिटी बाय ब्रेस्ट फीडिंग और थ्रू प्लेसेंटा। ब्रेस्ट फीडिंग से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन IgA और प्लेसेंटा से IgG। ये भी आपको याद, ये भी दोनों क्वेश्चन बनते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से कौन सी इम्यूनोग्लोबिन मिलती है IgA एंड प्लेसेंटा से IgG। IgG इज ओनली इम्यूनोग्लोबिन जो कि प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब क्या है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी किसको बोलेंगे, जो इम्यूनिटी ब्रेस्ट फीडिंग या प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है उसको अपन क्या बोलेंगे नेचुरल पैसिव। नेचुरली मिलती है, ब्रेस्ट फीडिंग अपन न्यूबॉर्न को करवाते हैं प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को मिलती है, तो ये नेचुरली है। वो पैसिव है, इसमें बॉडी को एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती, इसमें डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबिन मिलते हैं, मतलब एक तरह से एंटीबॉडी है। तो ये भी क्या होगा पैसिव इम्यूनिटी का टाइप होगा नेचुरल पैसिव, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल में क्या होगा अपन आर्टिफिशियली एंटीबॉडी इंड्यूस करेंगे। पैसिव मीन्स वही बॉडी को एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो वो हो गया पैसिव। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में इम्यूनिटी थ्रू रेडीमेड एंटीबॉडी, किसी पेशेंट को अपन रेडीमेड एंटीबॉडी इंड्यूस कर रहे हैं, बनी बनाई रेडीमेड मतलब बनी बनाई एंटीबॉडी इंड्यूस करते हैं किसमें पैसिव इम्यूनिटी में।
हर वर्ड का आपको रिलेशन देखना, पैसिव इम्यूनिटी में एक एक वर्ड पकड़ना, जैसे इसमें एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो आर्टिफिशियली प्रोवाइड करता है और बॉडी को एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी मिलती है, तो इम्यूनिटी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। रेडीमेड एंटीबॉडी, तो ये हो गए पैसिव इम्यूनिटी के 2 टाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बेसिस पे इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन की ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, एक स्टेट में। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो वो था राजस्थान, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। पॉपुलेशन के बेसिस पे उत्तर प्रदेश एंड एरिया के बेसिस पे राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच कंटामिनेटेड वैक्सीन। कोई भी वैक्सीन देते हो, कोई कंटामिनेटेड वैक्सीन का, कौन सी कंटामिनेटेड वैक्सीन का टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज द कॉम्प्लिकेशन? ऑप्शन ए ओरल पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन बी बीसीजी, ऑप्शन सी डीपीटी, ऑप्शन डी मीजल्स। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन है? आप अपना आंसर लिख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीजल्स। तो मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन क्या है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अगर कोई कंटामिनेटेड वैक्सीन है मीजल्स की, ठीक है, नॉर्मली नहीं होता, कोई वैक्सीन कंटामिनेटेड हो गई तो उसका क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अब क्या होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में, क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं? साइन एंड सिम्टम ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज, अब क्या साइन एंड सिम्टम में 3 मेन साइन सिम्टम होते हैं, हाई ग्रेड फीवर, सीवियर वोमिटिंग एंड सीवियर डायरिया। ये क्या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के सिम्टम है? कंटामिनेटेड वैक्सीन और मीजल्स की, और वो किसी न्यूबॉर्न को दे देवे, इन्फेंट को, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? साइन एंड सिम्टम, हाई ग्रेड फीवर दिखेगा, सीवियर वोमिटिंग होगी, सीवियर डायरिया हो गए। तो ये क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन स्टार मार्क है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम क्या है? हाई ग्रेड फीवर, सीवियर वोमिटिंग एंड सीवियर डायरिया। नेक्स्ट देखते अपन मीजल्स वैक्सीन के बारे में। मीजल वैक्सीन इज रिकॉन्स्टिट्यूट इन स्टेराइल वाटर। मीजल वैक्सीन कैसे होती है? ड्राई फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इसको किस में रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं? स्टेराइल वाटर या डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है, मीजल वैक्सीन को किस में रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं? तो स्टेराइल वाटर या डिस्टिल वाटर। नेक्स्ट मीजल वैक्सीन इज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। मीजल्स क्या है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के एग्जाम्पल पूछते तो मीजल्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए पर्सन विथ अस्थमा शोज विच काइंड ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस। कोई अस्थमा का पेशेंट है तो उसमें कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस दिखेगा? ऑप्शन है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर लिख लीजिए आप अपने नोट्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अस्थमा में, अस्थमा को पेशेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, सिंपल से इसमें आपको ये दोनों बाहर निकाल देने। अस्थमा किससे? रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है, तो इसमें ये तो पक्का है, या तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा या एल्केलोसिस होगा। तो ये दोनों तो पहले ही बाहर निकले। अब इन दोनों में देखना आपको एसिडोसिस होगा या एल्केलोसिस होगा। तो कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की से रिलेटेड डिजीज हो तो उसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ही होगा। अब देखते हैं नॉर्मल पीएच कितनी होती है। नॉर्मल पीएच होगी 7.35 टू 7.45। अब एसिडोसिस किसको बोलेंगे? जिसमें पीएच कितनी हो पेशेंट की? 7.35 से कम हो। तो सबसे पहले तो ये हो गया, पीएच कितनी होगी पेशेंट की? 7.35 से कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी का इंडिकेटर कौन सा है? PCO2, ठीक है। अब PCO2 का नॉर्मल लेवल कितना होता है? 35 टू 45 mmHg। यूनिट याद रखनी है आपको, 35 टू 45 mmHg। अब CO2 का लेवल बढ़ जाएगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा? मोर देन 45 mmHg, ठीक है। और तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का क्या हो गया? पीएच तो होगी 7.35 से कम, CO2 का लेवल हो गया 45 mmHg। तो ये क्या होगा? इससे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। राइट आंसर क्या होगा इसका? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो आप अपना नोट्स चेक कर लीजिए आपका सही हुआ या गलत हुआ, और हमें कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए। ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।